हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी रहा आप लोगों का। ठीक है, तो उसी को आगे मैं बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो है हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स कम स्टैटिक पार्ट। है ना, स्टैटिक के साथ साथ जिस तरह का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई भी आप एग्जाम को उठा के देखो, ट्रेंड यही हो रहा है। तो झारखंड में भी ट्रेंड यही होगा, आने वाले समय में भी यही होगा। आपको जेएसएससी का जो जेई का एग्जाम था कुछ आपको नज़र आ गया था, 7 जेपीएससी में भी आपको नज़र आ गया था। तो ये जो मेरा सीरीज रहेगा, इसमें न केवल वनडे एग्जाम के लिए रहेगा, साथ साथ आपके जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको वन लाइनर के फॉर्म में ही ना देखें, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें। खैर, जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अगर समय होगा, जैसे मैं जो भी करंट को मेंस के फॉर्म में बताऊंगा, आप और कुछ क्वेश्चन अगर मैं बताता हूँ तो आप उस क्वेश्चन को लिखो। देखो, आंसर में जेपीएससी में जो मेंस है ना, वो एक दिन का खेल नहीं है। आंसर राइटिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर आप लिखोगे और आप भेजो मुझे 9773643023, इसमें व्हाट्सअप कर दो। चाहे आप हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो। तो आप लिखो और मुझे भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, मैं चेक डेफिनेटली करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का डिस्कशन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं सीरीज कर रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है ना। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसी के बलबूते में चीज़ों को मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं कि जैसे लास्ट जेपीएससी में टोटल में 25 स्टूडेंट को पढ़ाया था अनऑफिशियली। जैसे लॉकडाउन के समय मैं घर रांची में ही था, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर मेरे कुछ फ्रेंड हैं, उनके छोटे भाई छोटी बहन से वो बोले कि पढ़ा देने के लिए, तो मैं पढ़ाया था। टोटल 25 स्टूडेंट आ गए। उसमें से फर्स्ट रिजल्ट में 18 का प्रीलिम्स हुआ था। सेकंड जो रिजल्ट आया तो उसमें 3 का फिर प्रीलिम्स हुआ। टोटल 21 स्टूडेंट का प्रीलिम्स हुआ था। 4 का नहीं हुआ, एक लक के कारण नहीं हुआ, अदरवाइज उनका भी हो जाता। काफ़ी मेहनत किए थे। तो अनुभव है। यूपीएससी की बात अगर किया जाए तो मैं खुद 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अब तक चीज़ें परफेक्ट ही हुई होंगी, साबित हुई। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो हमारा जो करंट है, जो मैं करंट ले रहा हूँ, ये अप्रैल मंथ का करंट है। ठीक है, अप्रैल मंथ का करंट को मैं लिया हूँ। आज जैसे सीरीज को शुरू करना था, तो मैं बैक करंट को ही, कुछ न्यूज़ को मैं उठा के मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये आगे वर्क करेगा। और आप लोगों का आज का लेक्चर, अगर आज का जो हमारा करंट का जो सीरीज जो फर्स्ट डे है, अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में बताओ। तो फिर मैं आप लोगों के लिए बेहतर सिस्टमेटिक वे में, फिक्स टाइम में मैं चीज़ों को ले आऊँगा, और डेली वाइज आज का जो करंट है आज महीने में निपटा दूंगा। चाहे आपका पीटी के फॉर्म में हो, चाहे मेंस के फॉर्म में है, जो फॉर्म में होगा सारी चीज़ों को मैं कर दूंगा। बट आप कमेंट करो, और जो लोग नए हैं यार, तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि मैं भी, हमारा चैनल भी ग्रो करे। ठीक है। खैर, चलो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा। इलेक्शन कमीशन जो है, आप पार्टी को, आम आदमी जो पार्टी है उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दी। आप लोगों को पता भी हो। ठीक है, और तीन जो पार्टी था, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई एनसीपी, ये तीनों का क्या है, नेशनल टैग हटा दिया। देखो, ये हर कोई आप लोगों को पता चलेगा, हर मैगजीन में आपको मिलने वाला है। बट एग्जाम में क्या होगा, क्या हो सकता है, जो जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों को समझो। तो इसमें जो बेसिकली आप देखोगे, तो जो फैक्ट अगर देखा जाए, तो जो जो इलेक्शन कमीशन है, वो बेसिकली किस किस का चुनाव करती है, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। यही पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करती है, डी रजिस्टर्ड करती है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करती है, रूल बनाती है, सारा कुछ। तो सारा चुनाव आयोग का फंक्शन आप देखो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप पार्टी इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्टी की जो स्टेटस क्यों है, क्योंकि 2022 से ही ये न्यूज़ में बना आ रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। ठीक है, जेपीएससी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है, जेएसएससी में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो नॉर्मल जो फैक्ट है, जैसे आप पार्टी को दर्जा मिला,
3 पार्टी को दर्जा हटाया गया, ये तो इम्पोर्टेंट है। कुछ राज्य पार्टी को भी दर्जा दिया गया राज्य पार्टी के रूप में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके जेएसएससी और जेपीएससी के फॉर्म में, इसलिए आप समझ लो, देख लो, कोई बात, कोई नुकसान नहीं है। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या, एक पहला क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन जो सबको पता चलेगा। अभी के डेट में जब ये चेंजेस हुआ, आप पार्टी जब वो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, उस वक्त क्या प्रेजेंट कंडीशन है, तो टोटल 6 नेशनल पार्टी होगी। कौन कौन सी हुई? बीजेपी हुई, सीपीआईएम हुई, एनसीपी कांग्रेस हुई, एनपीपी हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई और आप पार्टी हुई। खैर, ये तो हुआ। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे अब फ्रेम होगा। अब जरा देखो, जेएसएससी जेई में एक एग्जाम आया था, क्वेश्चन आया था जेई में, यही लास्ट जो कल मैं डिस्कस किया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि झारखंड में 2009 से 2015 था, या 2005 से 2015 के बीच में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखे? क्वेश्चन का देखो, एग्जामिनर का माइंडसेट देखो, क्वेश्चन आया ये नेशनल पार्टी का ही न्यूज़ में है। अब हर कोई तो यही तैयार करके जाएगा, किसको मिला किसको नहीं मिला और कितना है, बस यही। अब एग्जामिनर चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? बोलेगा कि 15th लोकसभा जब हुई थी उस वक्त में नेशनल पार्टी कितनी थी, 16th लोकसभा जब हुई थी उस वक्त में नेशनल पार्टी कितनी थी, आने वाला भी 17th है, 17th लोकसभा जो उसमें उसमें नेशनल पार्टी कितनी थी, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो 15th लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें आपका जो 2009, 15 कब हुआ था? 2009 में, इसमें टोटल था आपका 7। 16 जो 2014 में कितना था आपका? 6 नेशनल पार्टी। 2019 में टोटल कितना था? 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 18th जो 2024 में होगा उसमें कितना हो जाएगा? टोटल 6। तो इस फॉर्म में भी चीज़ों को ध्यान रखो कि कितनी पार्टी, लास्ट कम से कम 2-3 जो इलेक्शन हुआ उसको ध्यान रखो कि इसमें कितनी कितनी नेशनल पार्टी थी। ये एक एडिशनल आपको सर्च करना होगा। लोग यहीं पे फंसेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या आएगा और देखो अभी। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किसी भी पार्टी को, इलेक्शन जो कमीशन है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब देती है, क्या क्या क्राइटेरिया है। जेपीएससी के जो लोग हैं, जेपीएससी के जो लोग हैं उसको तो मस्ट ये चीज़ देखना चाहिए, जो पीस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मेंस के फॉर्म में भी, अब देखो मेंस का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि लोग, अब क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्शन कमीशन की शक्तियों का वर्णन करो, संविधान द्वारा प्रदत्त इलेक्शन कमीशन की शक्तियों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी को नेशनल पार्टी या राज्य स्तर पार्टी देने के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसको भी चर्चा करें। यही सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल सा क्वेश्चन मेंस का। तो आपको सारा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ आपको तैयार होना चाहिए मेंस के फॉर्म में भी। तो जब ये न्यूज़ चल रहा है, जब बर्निंग इशू है, जब कंटिन्यू ये मुद्दा चल रहा है और आपके मेंस में के सिलेबस से मैच कर रहा है, तो आपको ये काम कर लेना चाहिए कि अभी इसको तैयार कर लो। ठीक है, और अगर मान लो, अब मान लो जेएसएससी का, ठीक है, जेएसएससी में भी मान लो पॉलिटी है, ठीक है, या कोई भी स्टेट एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल में भी पॉलिटी है। अब स्टेटमेंट आज देखो कि हर जगह स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, इसी को बोल देगा कि नेशनल पार्टी का जो स्टेटस देने के क्राइटेरिया के लिए कौन कौन सा प्रोविजन है, 1 2 3 करके दे देगा। उसके बाद ऑप्शन दे देगा 1 and 2, 2 and 3, ऑल, नन ऑफ दी। इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देगा। तो ये भी बहुत उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए जेएसएससी के लोग भी इस चीज़ को देखें। जब इतना हॉट टॉपिक है, बर्निंग इशू है, ये कंटिन्यूसली ये मुद्दा चल रहा था 2022 से ही, आप पार्टी बार बार जा रही, कभी वो कर्नाटक, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका हाईकोर्ट में गई थी कि मुझे इलेक्शन कमीशन देर कर रहा है नेशनल पार्टी का स्टेटस देने के लिए। ठीक है, तो उस पर वो दरवाज़ा खटखटाई थी कर्नाटका हाईकोर्ट में। तो हमेशा ये न्यूज़ में बना हुआ 2022 से ही। ठीक है, 2022 के से ही ये न्यूज़ में जमना, नवंबर दिसंबर से ही न्यूज़ में बना हुआ कंटिन्यूसली। तो आपको ये देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके तहत किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देती है। तो सबसे पहले नेशनल पार्टी के लिए क्या है कि 3 शर्त में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2 सीटें जीतती है, 3 राज्यों को मिलाकर 2 लोकसभा की 2 सीटें पर 2% सीट जीतती है,
या तो ये होना चाहिए और कोई भी तीन में से कोई एक फॉलो करना चाहिए। यदि कोई पार्टी चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट लाती है, तो यदि कोई पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मान्यता रखती है, ये तीनों में से कोई भी एक प्रोविजन होगा, उसके तहत आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो अब ये तो तीन हुआ, अब आपके देखो डिफरेंट क्वेश्चन। आप पार्टी का जो दर्जा मिला है वो इसके फॉर्म में मिला है कि चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त की थी। कौन कौन सा चार राज्य था, ये न्यूज में है, बार बार आर्टिकल में भी आ रहा, कौन कौन सा था? गुजरात, गोवा, ठीक है, उसके बाद आपका पंजाब और आपका दिल्ली। ठीक है, ये चार राज्यों के में जो विधानसभा का चुनाव का जो परफॉर्मेंस था, उसी के आधार पे इसको आप पार्टी को नेशनल पार्टी मिली है। क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि हाल के दिनों में या रिसेंटली वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, जो विभिन्न चार राज्यों के चुनाव के परफॉर्मेंस के अनुसार। तो चार राज्य कौन कौन से थे? गोवा, गुजरात, गोवा, पंजाब एंड दिल्ली, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर किसी पार्टी को अब यहीं से जब नेशनल पार्टी आ जाएगी, अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा फिर से कि कौन कौन सा बेनिफिट होता है। राष्ट्रीय पार्टी अगर मान लो कोई दर्जा हासिल कर ली, तो उन्हें कौन क्या क्या चीज़ का बेनिफिट होता है। इलेक्शन कमीशन जो रूल बनाई है उसके हिसाब से क्या क्या चीज का मतलब क्या क्या बेनिफिट उसे उठा सकती है। सबसे पहले कोई भी नेशनल जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह कोई कभी कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता, वो बहुत वो फिक्स हो गया। जैसे बीजेपी का कमल छाप देखो फिक्स हो गया, कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे आप है, आपका क्या है? झाड़ू छाप, झाड़ू है, अब ये फिक्स हो गया, अब ये कोई भी यूज नहीं कर सकता है। तो एक बेनिफिट ये होता है। उसके बाद कोई भी राज्य या राष्ट्रीय दलों के नामांकन दाखिल करने समय केवल एक ही प्रस्तावक का जरूरत पड़ता है। इसमें कोई भी नेशनल पार्टी को सिर्फ एक ही प्रस्तावक का जरूरत पड़ेगा। सेकेंड, इसमें जो भी राज्य और राष्ट्रीय दलों के जो चुनाव की तरफ से जब इसमें हो जाता है, तो मतदाता सूची को 2 सेट मुफ्त दिया जाता है और जो उम्मीदवार को एक प्रति मुफ्त दिया जाता है। जो भी आप देखते हो ना कि इलेक्शन के समय में हर उम्मीदवार के पास देखना पूरा चार्ट रहता है, तो वो कहाँ से होता है? यहाँ मतदाता सूची में, मतदाता सूची जो भी आपका जो लिस्ट है ना, उसका 2 कॉपी फ्री मिलेगा और कैंडिडेट को 1 कॉपी मिलेगा। ठीक है, चौथा क्या है? इसको जो ऑफिस खोलने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होती है। कोई भी अगर नेशनल पार्टी मिल गई तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से जमीन मिलेगा या कोई बिल्डिंग मिलेगा आवंटन उसको ऑफिस खोलने के लिए। तीसरा, जो राष्ट्रीय दल में 40 स्टार प्रचारक देखते हो ना आज के समय में, हीरो हीरोइन को, बहुत बड़ा जो सेलिब्रिटी है उसको लाते हैं अपना चुनाव प्रचार में। तो राष्ट्रीय राज्य स्तर का जो चुनाव के दौरान 40 स्टार प्रचारक को लाने की अनुमति होती है, और अन्य पार्टियों को जो रजिस्टर्ड होती है बट नॉट इन स्टेट पार्टी स्टेटस और नॉट इन नेशनल पार्टी स्टेटस, लेकिन रजिस्टर्ड है ना, उसको 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। और स्टार प्रचारक जो भी होता है उसका चुनाव में उम्मीदवारी को चुनाव में हिसाब नहीं जोड़ा जाता है। ये क्रिटिसिज्म है, ये बार बार इशू उठा है कि ये चुनाव का जो खर्चा होता है उसमें बार बार इलेक्शन कमीशन से ये बोला जा रहा है कि इसको खत्म किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, चुनाव के समय पहले उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय टेलीविजन जितने और टेलीविजन या रेडियो में आप प्रसार करने की अनुमति होती है। किसको? नेशनल पार्टी को भी या फिर जो राज्य स्तरीय पार्टी होती है, स्टेट जो स्टेटस लिया होता है पार्टी, उन दोनों को भी क्या होता है, टेलीविजन और रेडियो में अपना एक प्रसार करने के लिए, ऐड करने के लिए छूट होती है। ये एक बेनिफिट होती है। तो क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरह फ्रेम हुआ है कि कौन कौन सा बेनिफिट उसे मिलती है। तो आने वाले समय में ऐसा पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि चुनाव आयोग जो है पहले क्या था, 5 साल तक, 5 साल तक 2016 से पहले ना 5 साल तक वो चेंज नहीं करे। अगर मान लीजिए आप पार्टी को आज मिला ना, तो 5 साल तक पहले के हिसाब से, 2016 से पहले के हिसाब से 5 साल तक उस पर कोई देखरेख नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन। 5 साल होगा, फिर उस दिन का कंडीशन देखेगा आपका कि ये क्या ऊपर का जो प्रोविजन देखे थे 3 प्रोविजन, वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है, जो इस तरह उनका स्टेटस हटा, उसी तरह इनका भी स्टेटस हट जाएगा। लेकिन 2016 में एक संशोधन के द्वारा
5 की जगह 10 साल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम में देखना, तैयारी में रखने वाले ध्यान रखो, 10 साल तक वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसका समीक्षा नहीं होगा, 10 साल बाद ही समीक्षा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर वाले जो जेएसएससी वाले स्टूडेंट भी इस चीज़ को देखें। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करने वाले का क्या क्या भाई स्टेटस है, तो इनका भी कुछ प्रोविजन है, वो देखो जरा। पहला क्या है, राज्य विधानसभा को यदि कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा के कुल सीटों में से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीट जो भी ज्यादा हो प्राप्त हो कर लेती है, तो उसे मिल जाएगा राज्य स्तरीय। ठीक है, उसके बाद आपको देखेगा यदि कोई पार्टी, सेकंड क्या है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित 25 सीटों या उस संख्या के किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती हो, इस कंडीशन में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत, ये बार बार ये जो कंडीशन है ये, और ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही साथ कम से कम एक लोकसभा सीट या फिर 2 विधानसभा सीट जीतती है, तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी मिलेगा। अगला क्या है इसका, एक अन्य मानदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है, कोई भी सीट अगर मान लो नहीं जीतती है, लेकिन उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% अगर वोट प्राप्त कर लेती है, तो उसको क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, आने वाले समय में डेफिनेटली प्रोविजन में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन प्रोविजनों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जरा देखो, अब देखो यहाँ सोचने वाला क्या, झारखंड का एग्जाम हो रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में 2019 का जो लास्ट चुनाव हुआ था, उस वक्त में कितने राष्ट्रीय पार्टी थी, ये बताओ। यहाँ बहुत कंफ्यूज करेंगे लोग, क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको कि झारखंड में पहले 2019 में ना टोटल 4 पार्टी था। कौन कौन था, जेएमएम था, जेवीएम था, आरजेडी था और आजसू था। अब जरा देखो, अब ये 2019 के बारे में हम पूछे हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या हो गया, अब 2020 के बाद 2020 में जो हमारे बाबूलाल मरांडी थे वो बीजेपी में शामिल हो, विलय हो गए थे। तो बीजेपी में जैसे ही विलय हो गए तो जेवीएम तो खत्म हो गया, तो ये पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहा, खत्म हो गया। अब 2020 के बाद 3 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं झारखंड में। कौन कौन, राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन है, जेएमएम है, जेएमएम है, आरजेडी है और आजसू है। ये 3 ही राज्य स्तरीय पार्टी है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन करेंगे लोग। जेवीएम को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ ईयर को ध्यान रखो, जो करंट में इशू रहा है ना वो ध्यान रखो। 2020 में ये नेशनल जो जेवीएम थे, झारखंड विकास मोर्चा जो था, वो बीजेपी में विलय हो गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जेवीएम को पूरी तरह से निरस्त कर दिया था। जब ये पूरी तरह से निरस्त हो गया, तो ये कितने 3 पार्टी ही हमारा राज्य स्तरीय पार्टी झारखंड में बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो इन सब चीज़, ये सब जो चीज़ होता है ना, ये आपको कोई मैगजीन में नहीं मिलने वाला है। आपको एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है, रिसेंट में जो क्वेश्चन आया है, उसका जो क्वेश्चन का जो तरीका जो चेंज हो रहा पूछने का, एग्जामिनर का माइंडसेट को पकड़ो और थोड़ा सा गूगल बाबा की शरण में जाओ। ठीक है, अगर मैं ये कंटिन्यू सीरीज करूंगा तो मैं तो सब चीज़ों को बता ही दूंगा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये सीरीज करूँ, लेकिन मैं सीरीज तभी पूरा चालू करूंगा जब आप लोग कमेंट में बताओ, है ना, चीज़ों को ग्रो करो तब आपको चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो न्यूज़ है ना, आपको इस फॉर्म में तैयार करना चाहिए। तो मेंस वाले जो हैं जेपीएससी के, वो आंसर लिखना भाई कि लोग इलेक्शन कमीशन का जो विभिन्न शक्तियों का वर्णन करते हुए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय जो स्तरीय राजनीतिक पार्टी का जो उनको दर्जा देने की जो शक्ति है, उसका जो प्रावधान है, उसका उल्लेख करें। ठीक है, इस तरह का चीज़ को आप करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन भी मेंस का लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये
अब ये देखो, हर कोई ये न्यूज़ कोई नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा, इसको छोड़ ही दिया होगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं, मैगजीन में भी नहीं मिलने वाला है। क्या था क्वेश्चन? प्रपोजल फॉर सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसीव सेंट्रल अप्रूवल। ठीक है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कोई ध्यान ही नहीं देगा इसमें क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत दिनों से ये वेट कर रहा था, बहुत बार अप्रूवल का जा रहा था, लेकिन सेंट्रल का अप्रूव नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली जाके सबरीमाला का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो रिसीव कर लिया, सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका फाइनली प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देने वाली क्या है, इसमें ध्यान देने वाली है सबरीमाला मंदिर। अब देखो, अब बोलते हो ना कि यार हिस्ट्री में क्वेश्चन कुछ भी पूछ देता है आर्ट एंड कल्चर से, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखना, मैं जो बताया था आपको, टॉप टू बॉटम पकड़ो, न्यूज़ में जो आ रहा उसके बाद देखो कि कहाँ कहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है, क्या उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या वहाँ से कुछ ज्योग्राफी, देखो इसी न्यूज़ से हम लोग ज्योग्राफी में भी सीखेंगे, सब कुछ अभी देखेंगे, देखे सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबरीमाला मंदिर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। ये पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर है। कौन? सबरीमलई पहाड़ पे स्थित है। तो तीन चीज, पेरियार टाइगर अभयारण्य पूछ देगा, कौन सा मंदिर पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर स्थित है, उसके अराउंड में स्थित है, कौन सा? सबरीमाला मंदिर, पहला। दूसरा, सबरीमाला मंदिर किसके लिए फेमस है, किस मंदिर के लिए फेमस है? भगवान अयप्पा। हिस्ट्री का, हिस्ट्री जो पढ़े होगे वो ध्यान रखो, हिस्ट्री का ये चीज़ है ना। ये भगवान अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी, जो विष्णु का एक रूप है, उसका पुत्र माना जाता है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखने वाला चीज़ नहीं है। ये भगवान अयप्पा को याद रखो, किसका? लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, कहाँ? सबरीमाला मंदिर में। किस नदी के किनारे पे स्थित है? पंपा नदी के किनारे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप लोग को देखो, क्वेश्चन पूछ देगा पंपा नदी के कारण, आप जो लोग रिवर सिस्टम को रट लिए हैं तो उनको तो वो तो चलो पंपा नदी मार देंगे केरल में, लेकिन क्वेश्चन आया कहाँ से? हर क्वेश्चन को पूछने का कुछ एक मतलब रहा है यार। तुम लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो, एक दिन दो दिन टाइम लो, कोई एक एग्जाम उनका लो, गूगल में जाके देखो तो उसको बैकग्राउंड तुमको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं करंट के बेस में आया है, कोई ना कोई न्यूज़ में रहा है, कुछ ना कुछ तुमको मिल जाएगा। तो अब देखो ये कौन है? पंपा नदी के किनारे। अब पंपा नदी के बारे में तुम्हें सीखना चाहिए। पंपा नदी क्या है भाई? भारत के केरल राज्य में बहने वाली एक नदी है। कौन सा भाई? केरल राज्य में बहने वाली नदी है। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पेरियार और भरतपुड़ा नदी के बाद केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा, पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में। भरतपुड़ा नदी कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, केरल का तीसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सा है भाई? पंपा नदी। नेक्स्ट अब देखो, इसको दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जानता है, किसको? पंपा नदी को। अब पूछ देगा क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि दक्षिण भागीरथी नदी किसको कहते हैं? पंपा नदी को। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। अब देखो, जब ये न्यूज आ रहा था, तब देख अभी बहुत हॉट टॉपिक है, ये न्यूज में चला है, हॉट टॉपिक, कि पंपा, अचन को कोविल और भयपार, जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ये बार बार अभी इशू चल रहा है, किसके बीच में? केरल एंड तमिलनाडु के बीच में। ये कोर्ट मामला हाई कोर्ट में है। ये बोलता है ये पंपा और अचन कोवियल है, अचन कोवियल है पंपा की सहायक नदी, वै व्यापार है, ये तमिलनाडु का है। ये बोल रहा है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में बोल रहा है कि नहीं हम इस क्षेत्र का नहीं देंगे, केरल बोल रहा है कि हम नहीं देंगे व्यापार को ना कैचमेंट इस नदी का पानी। तो ये रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है ना, इस पे विवाद हो रहा है। तो ये देखो यहीं से उठ के आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, पंपा अचनकोविल व्यापार रिवर लिंक प्रोजेक्ट कहाँ का है, किस किन दो राज्यों के बीच में है? तो किसका है? केरल का है, तमिलनाडु का है। तो ये सब चीज़ वो करंट से निकल के आ रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं आ रहा, ये करंट से निकल के आ रहा है। इसलिए जब करते हो कोई चीज़ पढ़ते हो तो गूगल बाबा की शरण में जाओ, इस हिसाब से तुम्हें काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये देखोगे ना, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, ये दोनों के दोनों फॉर्म में आएगा, सब सिलेबस में मिला हुआ है, तुमको सब चीज़ मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा तुम्हें करने की मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, देख लेना। अगला देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिथियम माइंस, भारत का मिला लिथियम माइंस का पहला भंडार, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में महत्वपूर्ण खनिज की खोज, 5.9 मिलियन टन मिला है, कहाँ? जम्मू कश्मीर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब एक चीज़ जरा देखना, अब जेएसएससी जो है
इसमें साइंस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जेपीएससी में भी हम लोग का साइंस पढ़ना है। अब जेपीएससी का जो मेंस है उसमें भी साइंस का पोर्शन है। अब देखो मेंस में क्वेश्चन बना देगा, मेंस में क्वेश्चन बना देगा लिथियम के बारे में, लिथियम के जितने भी भौतिक गुणों का वर्णन करते हुए लिथियम जो का मतलब कि जो प्रयोग है, जो उपयोग है, उसका पूरा वर्णन करो, या उसके एनालिसिस में तुमको दे देगा कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या क्या चीज़ को ध्यान, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन ही लिख दूंगा ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली खुद पता चले कि क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला। तो यहाँ लिथियम माइंस को बस ये न्यूज़ मत देखो कि जम्मू कश्मीर में मिला, ये भर मत देखो। अब लिथियम माइन में जरा लिथियम के बारे में सर्च करो भाई, तुम लोग को साइंस पढ़ना है तो लिथियम के बारे में देखो कि उसका कौन कौन सा गुण होता है ना। लिथियम के भंडार क्या पहला बार जम्मू में मिला, उससे पहले मिला या नहीं मिला, ठीक है। लिथियम का वर्ल्ड वाइड में वर्ल्ड वाइड में क्या पोजीशन है, कौन सा रैंकिंग में नंबर वन है, कितना पोजीशन, वो सारा चीज को देखना आपको जरूरत है। तो सबसे पहली बार कहाँ हुआ, सबसे फैक्ट क्या हुआ, पहली बार क्या मिला, 5.9 मिलियन टन में लिथियम मिला, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में जैसे ही 5.9 मिलियन टन मिला है तो लिथियम भंडार का सातवां सबसे बड़ा धारक देश कौन बन गया, भारत। तो भाई ऊपर का छह तुम लोग को देखना चाहिए, नंबर वन है कौन है, नंबर टू कौन है, नंबर थ्री कौन है, एटलीस्ट तीन तो देखना चाहिए। तो अब देखो, अब 2021 में भारत का पहला लिथियम जमा 1600 टन कर्नाटक का मांड्या जिला में मिला था। याद रखना, कर्नाटक का कहाँ मिला था, मांड्या में। अब से तुमसे पूछ देगा, तीन चार स्टेटमेंट दे देगा कि भारत में लिथियम का भंडार कहाँ कहाँ उपस्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। अब ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन में क्या हो गया, केवल 3, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1, केवल 2 और 3, सी ऑप्शन में क्या हो गया, ऑल एबव, डी ऑप्शन में क्या होगा, नन ऑफ दिस। अब मैक्सिमम लोग ना सिर्फ यही मार के आ जाएगा केरल, जम्मू कश्मीर का, कि वो करंट में भी पढ़ा है, करंट में अभी न्यूज़ में कोई भी मैगजीन में दिया वही दिया होगा और कुछ दिया नहीं होगा, लेकिन उन्हें पर नहीं पता 2021 में कर्नाटक का मांड्या जिले में भी मिला था। तो इन सब चीज़ों का आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो इन सब चीज़ों को देखो, एक न्यूज़ में आया, कितनी सारी चीज़ों को पता चला। अब पूछ देगा कौन से धातु को सफ़ेद सोना बोला जाता है, किसको, लिथियम को बोला जाता है। अब लिथियम का गुण देखो, क्या क्या गुण है, रासायनिक तत्व क्या एलाई मानते हैं, ये नरम और चांदी के समान सफेद धातु है। अब बोल देगा लिथियम कठोर होता है, ऑप्शन गलत हो गया। तो ये अभी करेक्टर देखो, जो चीज मिला है न्यूज में उसको अभी देखो। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्का ठोस तत्व है, हल्का है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है, ठीक है। दूसरा क्षारीय और दुर्लभ धातु है ये। तो ये करेक्टर हो गया, ये देखो। अब देखो लिथियम डिपॉजिट इन वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखता है। यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे का डाटा है उसमें क्या है, एक वॉल्विया जो है वो 21 मिलियन के साथ फर्स्ट पोजीशन में है। कौन कौन सा है, देखो इस तरह करो, फर्स्ट पोजीशन कौन सा है भाई, वॉल्विया, कितना है भाई, 21 मिलियन टन। सेकेंड पोजीशन में कौन सा है भाई, लिथियम टन, अर्जेंटीना। सेकेंड में कौन है, अर्जेंटीना, इसमें कितना है, 20 मिलियन टन। थर्ड में कौन है, यूएसए में टोटल कितना है, 12 मिलियन टन। चौथा कितना है भाई, चौथा में कौन सा है, चिली है, चिली, इसमें कितना मिलियन टन है ये, 11 मिलियन टन। पांचवा में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 7.9 है। छठा में कौन है तुम्हारा, चाइना, ये कितना है भाई, 6.8 मिलियन। सेवेंथ में कौन है, इंडिया, कितना है, 5.9 मिलियन। तो ये ध्यान रखो कि टॉप में कौन चल रहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह से। ये रैंकिंग है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, लिथियम ट्रायंगल के नाम से कौन कौन देश है, लिथियम ट्रायंगल कौन कौन, अर्जेंटीना, बोल्विया एंड चिली, इसको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो 63% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व है इन्हीं के पास, 63% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व, अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली, इसको क्या बोलता है, लिथियम ट्रायंगल। मैं कोई भी चीज़ फालतू नहीं बता रहा हूँ, जो भी मेरा कंटेंट में ना काम की चीज़ होगा, फालतू एक लाइन नहीं होगा, ठीक है। लिथियम इज वाइडली यूज्ड इन
हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। चलो ये तो ठीक है, एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। अब कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है लिथियम का, कौन कौन से एरिया में काम काम आता है, क्या कहो कौन कौन से एरिया में। एक तो हम लोग का बैटरी काम आता है, वो तो देखेंगे ही आगे। कौन स्पेशल ग्लास और सिरेमिक हो गया, चिकनी जो चिकनी मिट्टी होता है ना, उस पर काम होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में काम आता है, लुब्रिकेटिंग ग्रीसेस में काम आता है, फ्लक्स फॉर वेल्डिंग एंड सोल्डर में काम आता है ये, ठीक है। ये सारा तरह का, अब देखो कोई, अब देखो तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ना ही है तुम लोग को, है ना। अब ये पूछ देगा, जैसे लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कार्बोनेट है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यही क्वेश्चन सिंपली पूछ देगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आप लोग रट लो, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये टॉपिक में है कि देखो केमिस्ट्री करंट का चीज़ है, और कहाँ हम केमिस्ट्री से जोड़ रहे हैं, कहाँ हम ज्योग्राफी से जोड़ रहे हैं, कहाँ उसका मतलब कि ज्योग्राफी का जो मेटल्स मिनरल्स है वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। झारखंड से कनेक्ट हो, सब जगह से चीज़ों को देखो कि लिथियम का भंडार कहाँ पे है, झारखंड में है या नहीं है, उन सब चीज़ों को देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है पढ़ने का तरीका, ऐसा पढ़ोगे काम बनेगा, ठीक है। ये पूरा था लिथियम, तुम्हारे यहाँ मेंस में भी काम आएगा। मेंस देखना जेपीएससी का, जो दिया हुआ साफ साफ दिया हुआ है न्यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये चीज़ है एससीओ यंग ऑथर कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर इन दिल्ली, ये न्यूज़ में था, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एससीओ जो 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंडिया, ये भी पता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में एक एससीओ में नया मेंबर आ रहा, कौन आ रहा भाई, ईरान, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो जेपीएससी में आप लोग को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना ही है, तो वहाँ के लिए भी तैयार कर लो, एसएससी में भी तैयार कर लो, तो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से सारा काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली न्यूज़ था ये, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एससीओ के बारे में। तो एससीओ क्या है भाई, एससीओ का पूरा डिटेल निकालो कि कब बना था। एससीओ का डिटेल अगर देखोगे तो 1996 में जो 4 एससीओ का जो मेंबर था, 4 एससीओ का मेंबर, वो इसको शुरू किया था। फिर बट 2001 में 2001 में जैसे ही उज्बेकिस्तान आया, तो ये संघाई, पहले संघाई 5 के रूप में इसको जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 2001 में उज्बेकिस्तान आया, तो संघाई 5 जो था ये मिल हट के हो, जो बन गया क्या, एससीओ। इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। ये सबसे पहले ये क्या है, एससीओ क्या है, अस्थाई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बार बार यूपीएससी ने यहाँ पे फंसाया है। अब यूपीएससी का ट्रेंड को अगर फॉलो करेगा जेपीएससी, चलो स्टेट पीसीएस में, सॉरी एसएससी में इस तरह का डिटेल क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस में हो सकता है यूपीएससी को फॉलो करे, तो इस पे क्वेश्चन बनाया है, इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनाया है, अंतर सरकारी संगठन है या क्या है, कैसा संगठन है, ऐसा करके क्वेश्चन बनाया हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना, ये कौन सा अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है, 2001 वर्ष में आया था, ठीक है। इसका चार्टर 2002 में स्थानांतरित हुआ, फाइनली 2003 में ये लागू हुआ था। एससीओ किया हुआ था, फाइनली लागू कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। इसको ये इसका तो चलो ये नाटो का प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, ये एक्सटर्नल फैक्ट लिख दिया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब देखो एससीओ का, अब देखो अब तुम लोग का जेएसएससी में तुम लोग को पढ़ना था ना जी, भाषा पढ़ना है ना, हाँ, कैपिटल भी पढ़ना है, करेंसी भी पढ़ना है, ये तीनों चीज़ जेएसएससी में पढ़ना है। अब देखो यहाँ से पूछ देगा कि एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, क्या है, रूसी और चीनी है ऑफिशियल लैंग्वेज। अस्थाई निकाय बीजिंग में इसका सचिवालय है, ताशकंद में इसका कौन है, रीजनल रीजनल एंटी रैट्स का क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की कार्य समिति है, कहाँ, ताशकंद में, ठीक है। अध्यक्षता क्या होगा, प्रत्येक वर्ष रोटेशन पीरियड में एक एक वर्ष के लिए सब अध्यक्ष रहता है इसमें। उत्पत्ति कैसे हुआ था, अभी देखो था 2001 में एससीओ का गठन से पहले, 2001 में एससीओ का गठन से पहले क्या था, संघाई 5 के नाम से कौन कौन था, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये 3 संघाई 5 के रूप में थे। इसका एक्चुअल में हुआ था संघाई 5 जो हुआ था 1996 में, जो सीमांकन, बाउंड्री डिस्प्यूट और डीमिलिटराइजेशन के फॉर्म के रूप में इसको गठित किया गया था। लेकिन फाइनली जैसे ही उज्बेकिस्तान 2001 में आता है, तो ये संघाई 5 जो है वो बदल के क्या बन जाता है, एससीओ बन जाता है। यहीं से फिर एससीओ का फॉर्म हुआ। 2017 में
टोटल उस वक्त में कितना था टोटल? 2017 में भारत और पाकिस्तान फिर ऐड हुआ 2017 में। ठीक है, ये बार बार कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ष में, जेपीएससी आई थिंक झारखंड में भी कोई एग्जाम में पूछा है कि किस वर्ष में भारत एससीओ का मेंबर बना, पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी टोटल कितना है? टोटल हम लोग का कितना मेंबर है? 8 मेंबर है। कौन कौन है भाई? अब मेंबर को ध्यान रखो। मेंबर को ध्यान रखने से पहले एक चीज़ तुमको बता देते हैं। अभी टोटल 8 मेंबर है इसमें, और 2023 में ईरान को स्थानीय मेंबर मिला, तो टोटल क्या हो गया? 9। अब इसको न्यूमोनिक्स में ये तरीके से याद कर सकते हैं, आईआईपी ट्रक। आईआईपी ट्रक कौन है? एससीओ। आईआईपी ट्रक, आईआईपी ट्रक से एससीओ, एससीओ का जितने भी सदस्य थे अपना माल लाते हैं, माल लाते हैं। आईआईपी ट्रक, आईआईपी ट्रक का मतलब क्या हुआ? आई मीन्स इंडिया, आई मीन्स ईरान, अब नया हो गया भाई। पी मीन्स पाकिस्तान, टी मीन्स तजाकिस्तान, आर मीन्स रसिया, यू मीन्स उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सी मीन्स चाइना, एंड के मीन्स किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये फॉर्म में आपको सब कुछ देखना होगा। ये निमोनिक्स तक कर दो। आईआईपी ट्रक, आईआईपी ट्रक से एससीओ का मेंबर माल लाता है, एससीओ का मेंबर माल लाता है आईआईपी ट्रक से। ठीक है, अब जरा देखो, जब ये न्यूज़ में रहा है तो अब इस चीज़ को देखो कि जितने भी मेंबर हैं, जैसे तजाकिस्तान है, तो तजाकिस्तान का भाषा को, लैंग्वेज कौन सा है, करेंसी कौन सा है, कैपिटल क्या है, यहीं से आएगा क्वेश्चन। जब भी कैपिटल, अब तुम लोग बार बार पूछते हो सर कैपिटल कैसे याद करें, तो कैपिटल याद करने की चीज़ नहीं है, न्यूज़ में जो आ रहा है ना उसको उसी वक्त में तैयार तैयार कर लो। तो तजाकिस्तान में कैपिटल क्या है? कौन सा है? दुस कौन सा है? दुशांबे है। तजाकिस्तान का कौन सा है कैपिटल? कैपिटल कौन सा है तजाकिस्तान का? दुशांबे। ठीक है, भाषा क्या है भाई इसका? तजकी। ठीक है, और क्या भाई करेंसी क्या है भाई? तजिकिस्तानी सोमोनी। ये तजाकिस्तान का है, तो इसी वक्त में याद कर लो। उसी तरह कजाकिस्तान का क्या है भाई? कजाकिस्तान का, कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल है तुम्हारा अस्ताना। करेंसी क्या है भाई? करेंसी, करेंसी है आपका तुम्हारा तेंजे। ठीक है, उसके बाद आपका तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? कजास, कजाक, और रसियन, रसियन भी यहाँ बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाकिस्तान का। उसी तरह किर्गिस्तान का, किर्गिस्तान का क्या है? बिस्मेक। कैपिटल कौन सा है भाई किर्गिस्तान का? किर्गिस्तान का कैपिटल कौन है? बिस्मेक, बिस बिस्केक, सॉरी बिस्केक। उसके बाद तुम्हारा लैंग्वेज कौन है? लैंग्वेज है तुम्हारा किर्गिस्तान का किर्गिज, किर्गिज और रसियन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा करेंसी कौन है? सोम, किर्गिज सोम, किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, ये तो इस तरह से चीज़ों को, सारी चीज़ों को ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ से अभी से देखोगे तो बर्डन नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है ना, तैयारी बहुत स्मूथली हो जाएगा, बर्डन भी किसी तरह का नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो नेक्स्ट न्यूज़ को। न्यूज़ है एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो युगांडा और मोजाम्बिक का दौरा किया अभी, अफ्रीकन कंट्री का। क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल के दिनों में जो हमारे विदेश मंत्री किन दो अफ्रीकी देश का दौरा किया था? किसका? युगांडा और मोजाम्बिक का। उसके बाद अभी लैटिन अमेरिका भी गया था 4, उसके बाद ही पनामा गया था। उसके बाद कौन कौन सा 4 गया हुआ था, 4 जगह गया हुआ है। उसको भी ध्यान रखो उसी तरीके से। तो युगांडा मोजाम्बिक को क्या कर, अब देखो सबसे पहले कि युगांडा गया तो युगांडा में क्या मूवमेंट हुआ, क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखो। मोजाम्बिक में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा युगांडा को सर्च करो, फिर युगांडा का देखो पूरा लोकेशन कि किस लोकेशन में है, कोई नदी जा रहा है नहीं, कोई लेक है या नहीं, उसका बाउंड्री क्या हो रहा है। मोजाम्बिक के उसी तरह देखो। तो ये इस तरीके से चीज़ों को देखो। तो देखो युगांडा क्या है? लैंडलॉक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका का, सबसे पहला चीज़।
दूसरा क्या है, ये बॉर्डर किसके साथ होता है, ईस्ट में कौन है, केनिया। देखो मैप देखो, ईस्ट में कौन है, केनिया। नॉर्थ में कौन है, साउथ सुडान। कॉन्गो क्या है, वेस्ट में। रवांडा साउथ वेस्ट में कौन है, रवांडा। साउथ में कौन है, तंजानिया। अब देखो, अब यहीं पे देखो तुम अगला चीज, कि युगांडा है जो लेक विक्टोरिया है, वो 3 अफ्रीकी देश के साथ कनेक्टेड है। कौन कौन सा, युगांडा, केनिया, तंजानिया। अब ये स्पेशल तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं होगा, ये यहीं से तैयार होगा और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि उज्बेकिस्तान में जो डील हुआ होगा या कुछ वहाँ पे स्पेशल होगा वो चीज़ पूछ देगा उसका लोकेशन में, ज्योग्राफी में। अब बताओ तुमको पूछोगे यार कहाँ से पूछ देते, पूछता कहीं से नहीं है। वो एग्जाम जो करंट में जो चीज़ें हैं उसी के अराउंड में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अदरवाइज कोई एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि पोथी पत्रा निकाल के निकालेगा यार, सिंपल सा फैक्ट है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन तुम्ही को बनाने बोल देंगे तो तुम ज्योग्राफी का बुक निकाल के नहीं बैठोगे, सिंपल सा कोई एक मैगजीन उठाओगे जहाँ पे करंट का न्यूज़ क्या है, पेपर उठाओगे, देखोगे क्या न्यूज़ में, भाई अच्छा ठीक है युगांडा गया है, युगांडा में ये सब कुछ तो तैयार करेगा भाई, वहाँ क्या क्या हुआ है। हम पूछ देंगे यहाँ कैपिटल क्या है युगांडा का, हम पूछ देंगे कुछ लेक विक्टोरिया किन 3 अफ्रीकी देश से कनेक्ट होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करो, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई, इंग्लिश और स्वाहिली। कैपिटल क्या है, कंपाला। युगैंड युगैंडियन सिलिन है तुम्हारा क्या, करेंसी। इक्वेटर पास करता है। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि युगांडा इक्वेटर किस किस देश से पास करता है, किस किस देश से पास करता है, इसका भी निमोनिक्स हम बता देंगे क्या है, इजी वे में इसको बात करने याद करने का, ठीक है। फैक्ट क्या हुआ था भाई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ओवरसीज जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ना, युगांडा में लॉन्च किया है। फर्स्ट ओवरसीज, इंडिया में टोटल 9 है, लेकिन पहली बार किसी विदेशी धरती में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, कहाँ, जिंजा प्रोविंस में। अब तुमसे पूछ देगा जिंजा किस देश से बिलोंग, किस देश में, जिंजा इंपॉर्टेंट है, जिंजा को देखो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यह रिस्टोरेशन ऑफ तुलसी घाट जो है उसका वहाँ पे वो शुभारंभ किया था, कहाँ, तुलसी घाट का, रिस्टोरेशन ऑफ तुलसी घाट का। अब उसके बाद क्या होगा, स्वामी नारायण टेम्पल गया था कंपाला में, कहाँ, स्वामी नारायण टेम्पल। बोल देगा कि कंपाला में युगांडा में कौन से भगवान की मतलब भगवान का मंदिर में विदेश मंत्री दर्शन किए थे, किसका, स्वामी नारायण टेम्पल, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट देखो, जो नन अलाइन मूवमेंट है नाम है ना, युगांडा जो है चेयरपर्सन है कुछ का 2022 से लेकर 2025 के लिए बिहाफ ऑफ अफ्रीका, नाम जो है नन अलाइन मूवमेंट का जो है उसका जो चेयरपर्सन को कौन बना है, युगांडा 2022 से 2025 के लिए। ये देखो करंट के न्यूज़ है, तो कहाँ से निकल के आया, देखो एक न्यूज़ में आया, गूगल किए, बहुत सारा फैक्ट मिल गया, कोई चीज़ मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करो। इसी तरह मोजाम्बिक का देखो, मोजाम्बिक का क्या है भाई, मोजाम्बिक का सारा लोकेशन देखो, किसका बॉर्डर कंट्री कौन कौन है मोजाम्बिक का, ठीक है। मोजाम्बिक किससे अलग होती है, मोजाम्बिक मोजाम्बिक चैनल से कौन कौन सा अलग हो रहा, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मेडागास्कर जो मोजाम्बिक से किस चैनल के थ्रू अलग हो रही है, तो मोजाम्बिक चैनल से। मोजाम्बिक चैनल जो है उससे कौन सा एक द्वीप अलग हो रहा है, मेडागास्कर द्वीप हो। तो थोड़ा सा गूगल करो, देखो, तब चीज़ें तुमको समझ में आएगा। तो इसमें क्या क्या है भाई, तंजानिया का सारा बॉर्डर कंट्री देखो कौन कौन सा है, बॉर्डर में कौन कौन सा चीज़ है। उसके बाद इसका कैपिटल देखो, मापुतू है, ठीक है। मोजाम्बिक मेटिकल है, पुर्तगालीस बोला जाता है, पुर्तगालीस बोला जाता है लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि पुर्तगाल मोजाम्बिक का मतलब लैंग्वेज कौन सा, पुर्तगालीस बोला जाता है। फैक्ट के यहाँ पे क्या है, ये मैक इन इंडिया ट्रेन को राइड किए थे, कहाँ, मापुतो को, मापुतो टू मकचवा से, ठीक है। इनोग्रेटेड 77 मीटर लॉन्ग ब्रिज, रिवर्स बूजी। अब यहाँ देखो रिवर बूजी, अब पूछ देगा रिवर बूजी कहाँ है, अब 4 को ऑप्शन दे देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सब चीज़ों को देखो। अगला क्या है, यहाँ पे 2 टेम्पल गए थे, एक शिवा टेम्पल गए थे, एक ओल्ड जो राम टेम्पल वहाँ गए थे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाता है कि मॉरिशस के बाद मोजाम्बिक इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई इनटू अफ्रीका। ये चलो एक फैक्ट मिल गया था, मैं बता दिया। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को करंट का मतलब समझ में आ गया, करंट पढ़ना कैसे, तो ये सब सारा न्यूज़ था। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो काम आप लोग के लिए ईजी होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं और आपको सिस्टमेटिक वे में शुरू कर दूंगा। इसी तरह झारखंड का स्पेशल करंट अफेयर्स, झारखंड से स्पेशल करंट अफेयर्स में अगला सीरीज में आपको बताऊंगा। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसको एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे सुबह में नेशनल करंट, फिर 2 घंटे बाद झारखंड करंट, फिर उसी से रिलेटेड एमसीक्यू, है ना, सारा कुछ मेरे प्लान में है। और 1 मई को, 1 मई को थोड़ा सा मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, एक अच्छा सीरीज में लाऊंगा। आप लोगों के लिए कुछ तो मैं सोचा हुआ हूँ, बट लेकिन पहले मैं फीडबैक देख लूँ कि कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स हो रहा। बने रहो, इस तरह से तैयारी करोगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। सेम पैटर्न अपना, तुम्हारा ये क्या नाम है, लैंग्वेज में जाओ। लैंग्वेज को भी इतनी इजी मत समझ, लैंग्वेज डिसाइडिंग फैक्टर होगा भाई, याद रखना। डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसलिए बहुत तरीके से लैंग्वेज तैयार करो। कोई एक गाइड उठा के मत पढ़ो, थोड़ा डिटेल में जाओ, समय मिला है और डिटेल में जाओ, ठीक है। सही तरीके से टेस्ट सीरीज भी करो। टेस्ट सीरीज में मैं लाऊंगा, जो नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज था 2 4 5 बचा हुआ था, जल्दी ही मैं रिज्यूम कर दूंगा। डिस्कशन में मैं उसे कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सारी चीज़ें मुझे माइंड में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और अपने सजेशन आप दोगे। और यार आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरा जो चैनल जो बैठा पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ था 6 7 महीने से, वो थोड़ा ग्रो करे। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं आने वाला, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।